देखिए, सबसे पहले तो जितने भी आप लोगों को देखने वाले लोग हैं, सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करना चाहते हैं। और हम एक परिचय के रूप में लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन किया है राजधनवार में, धनवार विधानसभा 28 से। और मुद्दे की बात अगर यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग पूरे झारखंड में लगभग 2.5 से 3 साल से जो है वो झारखंड के हितार्थ के लिए लगातार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। उसमें से हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि 1932 और उसके आधार पर जो स्थानीय नीति, उसके आधार पर नियोजन हो, ये हम लोगों का कॉमन एजेंडा है। लेकिन धनवार विधानसभा के लिए जो है वो हम लोगों ने कुछ विशेष एजेंडा को भी तैयार किया है, जो हमारी पार्टी और हमारे तरफ से जो है वो सुझाव के रूप में दिया गया था, जिसमें हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि अगर यदि प्रत्याशी के तौर मतलब प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ से हम चुन करके जाते हैं तो पहला एजेंडा जो है वो राजधनवार को जिला के रूप में हम लोग जो है वो विकसित करना चाहते हैं। इसके पीछे का रीज़न आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप गिरिडीह मुख्यालय से लेकर के तीसरी गाँव को ले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी दूरी बहुत अधिक है। जैसा हमको लगता है कि जिला का सारा आहर्ता जो है वो ये क्षेत्र पूरा करता है। इस परिस्थिति में जो है हम लोगों को लगता है कि ये पहला एजेंडा होनी चाहिए। दूसरा एजेंडा ये है हम लोगों का कि गामा तीसरी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ढिबरा एक बहुत बड़ा मामला है, जहाँ पर रोजगार का जो है वो व्यवस्था किया जा सकता था। हम लोग इस बात को मानते हैं कि चूँकि हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बात कहते रहे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, अगर यदि वो उस पहाड़ पर भी गए रहते जहाँ पर जो है वो लगातार ढिबरा जो है वो लोग अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, अगर उसको वैध उद्योग के रूप में उपलब्ध किया गया रहता तो मुझे लगता है कि हज़ारों लोग जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर में काम करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं और जिंदा वापस नहीं लौट पाते हैं, तो एक रोज़गार का जो है वो बहुत बड़ा जरिया हो सकता था। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि आज़ादी के 78 साल और झारखंड के 24 साल हो जाने के बावजूद भी हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि आज भी राजधनवार विधानसभा जो है वो बहुत जो सामान्य सुविधाएँ होनी चाहिए उन चीज़ों से दूर है, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को भी रखते हैं। शिक्षा के तौर पर अगर चूँकि मैंने जो है वो लगभग 1 साल से भ्रमण किया है क्षेत्र का, और मैं महसूस करता हूँ कि गाँव तीसरी ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर शिक्षा को विकसित किया जा सकता है, जिसमें से हम लोग टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, जिसमें से हम लोग ITI कॉलेजेज की बात करें, जिसमें से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। साथ में हम लोग इस बात को मानते हैं कि 3 प्रखंड से बना धनवार विधानसभा, जो कि गाँव तीसरी और धनवार है, उसमें से महज एक डिग्री कॉलेज होना इस बात को दर्शाता है कि यहाँ के जितने भी आज तक प्रत्याशी जीत करके गए हैं वो सारे लोग शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत उदासीन रहे हैं। हम लोग इस बात को मानते हैं कि अब ये वक्त आ गया है, 2024 का ये चुनाव है कि युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए और आ करके एक बड़े स्तर पर जो है वो बदलाव करना चाहिए। आप सबों के चैनल के माध्यम से युवाओं को खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है इस बात को समझें कि सामान्य तौर पर जो है वो हम लोगों को जागरूक होकर के इस बार वोटिंग करना है, और जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है वोट का उसको हम लोगों को तोड़ना है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में यूथ का काफ़ी झुकाव है, और इस बात को भी मान करके चल रहे हैं कि जिधर यूथ है उधर ही बूथ है। राजदेश जी, धनवार का जो समस्या है उसको गिनाया आप सही है, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं जातीय ध्रुवीकरण की ओर आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं खुली हवा में आह्वान किया जाता है। इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या हथियार है आपके? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि आज एक महज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक ऐसी पार्टी बनी हुई है जिसके पास दोनों बेस है चुनाव लड़ने का। एक तो हम लोग सेकुलरिज्म को पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही कहा है कि राम, रहीम और जयराम के नाम पर हम लोग चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे। और दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ के बुनियादी ज़रूरतों मैंने और विद्यार्थियों के लिए किस तरह से सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए उसको स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 के स्थान पर स्थानीय नीति को डिफाइन किया जाए। इन चीज़ों पर चुनाव लड़ने। बाकी दूसरे लोगों की अगर यदि आप बात करेंगे तो जितनी भी पार्टियां हैं ये सारे या तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर यदि कोई लोग भी आ रहे हैं तो वो लोग जातीय ध्रुवीकरण को लेकर के, हम लोग यूथ को हमेशा ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों को अपने तौर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि झारखंड में रहने वाले सभी लोग झारखंडी हैं और वो लोग जात पात से प्रभावित होकर के इस ध्रुवीकरण से दूर रहें, और वोटिंग करते समय हमेशा इस बात को याद रखें कि एक झारखंडी के तौर पर यहाँ के विकास को ध्यान में रख करके और झारखंड की जो मूलभूत चीज़ें हैं
उन चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा आप लोगों के सामने उदाहरण रखना चाहता हूँ कि अभी भाजपा ने एक उड़ती हुई आह्वान किया है कि अगर यदि हमारी सरकार बन जाती है तो CGL को हम लोग कैंसिल करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि किसी से ये बात छुपा हुआ नहीं है कि नीट में किस तरह की धांधली हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद भी उसका कभी भी उन लोगों ने निरस्त करने की बात नहीं कही परीक्षा का। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनी हुई है और जो लोग जाति के नाम पर हमेशा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं स्पष्टता से उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी भी हालत में इन चीज़ों में न फंसें। और एक बात और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब भी आप चुनाव करें लोगों का, तो आप एक शिक्षित और जिस प्रकार से एक डायनेमिक्स क्रिएट करने वाला उम्मीदवार है उसी को क्रिएट करें। क्योंकि अगर 2024 में अगर आप अंगूठा छाप लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब इससे आपकी मानसिकता पता चलती है कहीं ना कहीं आप जाति से प्रेरित हैं। आप इस बात को मान के चलिए कि जब 90 के दशक में बिहार में चुनाव हुआ था और लगातार जो है वो माननीय राबड़ी देवी पर भी जो है इस तरह का प्रश्न उठ रहा था कि वो अंगूठा छाप उनको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। इस परिस्थिति में अगर यदि धनवार के लोग इस बात को मानते हैं कि अगर यदि पूंजीवाद के नाम पर सिर्फ अंगूठा छाप लोगों को जो है उम्मीदवार बना करके चुनाव जिताया जा सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जातीय दलील है। इसके अलावा इसको हम कुछ भी मान करके नहीं चल रहे हैं। अभी आपने 1932 की बात की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी से जब ये सवाल किया जाता है 1932 पे, तो उन्हें बोलते हैं कि वो लागू नहीं हो सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रेड के जो जॉब है वो यहाँ के झारखंडियों को मिलना चाहिए। क्या JLKM की जब सरकार बनेगी तो लागू हो सकता है? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे से उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि उनके पास राजनीतिक रीढ़ की हड्डी कभी रही नहीं है। अभी उनको लग रहा है मुंगेरी लाल के सपने मुख्यमंत्री बनने के हैं, इसलिए अभी सारी बातें वो जो हैं वो बीजेपी से प्रभावित होकर के बोलेंगे। आज से पहले जब उन्होंने कुछ साल पहले JVM का निर्माण किया था, तब उनका जो विचारधारा था वो स्थानीय नीति और 1932 को लेकर स्टैंड पूरी तरह से क्लियर था और वो बड़ी मजबूती से जो है वो यहाँ के स्थानीय नीति पर जो है वो जोर दे रहे थे। अब चूंकि वो समझते हैं कि उनका राजनीतिक जो समय है वो ढलान पर है और इस बात को वो मान करके चल रहे हैं कि इस चांस को एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़के वो लेना चाहते हैं। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता भोली भाली है ज़रूर, लेकिन इस बात को मान के चल रहे हैं कि लोग युवा खास करके हम लोगों से बहुत कनेक्ट करते हैं, प्रवासी मजदूर हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, हमारे साथ महिलाएं भी कनेक्ट करती हैं, विद्यार्थियों का तो हम लोगों के पास समर्थन है ही। और युवा यदि आपके साथ होता है तो जातिवाद का असर युवाओं पर कम होता है। इन चीज़ों को मान करके हम लोग चल रहे हैं। बात रहा 1932 को लागू करने का, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि JLKM का जब भी भागीदारी होगा किसी भी सरकार में, हम लोगों का पहला यही शर्त है कि 1932 के आधार पर जो है वो हम लोगों की स्थानीयता को परिभाषित किया जाए और साथ में जो है उसी के आधार पर नियोजन नीति यहाँ का तैयार किया जाए। इससे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा।